ये आवाज़ कैसी? ओह, सब तैयार हो गए हैं लगता है और मैं लेट हो चुका हूँ। पूछना पड़ेगा। अरे चिंकी पिंकी, क्या कर रहे हो दोनों? हुए कि नहीं तैयार? तो इनको अभी तैयार होने में समय है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंकिशा ब्लॉग। हम हैं अभी भुवनेश्वर में और जाने वाले हैं लिंगराज टेम्पल, जो कि यहाँ से है सिर्फ 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो चलिए, अब आ चुके हैं हम लिंगराज टेम्पल, उसके परिसर में हम अभी पहुँच चुके हैं। तो इस मंदिर के बारे में आइए कुछ जानते हैं। जानने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि इस मंदिर में मोबाइल या कैमरा ले जाना वर्जित है। तो यहाँ पे हम सारे मोबाइल्स को अपने कलेक्ट कर लिए हैं और सबको एक जगह जहाँ पे लॉकर होता है वहाँ पे इसको रख देते हैं और फिर हम दर्शन करने अंदर जा रहे हैं। 11वीं सदी में बना ओडिशा का लिंगराज मंदिर भारत के विशाल और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आस्था और पर्यटन दोनों ही दृष्टि से यह राज्य की राजधानी भुवनेश्वर का एक सबसे बड़ा आकर्षक है। भारत के कुछ बेहतरीन हिंदू मंदिरों में से एक यह मंदिर लगभग 55 मीटर ऊंचा है, जिस पर बेहद सुंदर नक्काशियाँ की गई है। भुवनेश्वर भगवान लिंगराज का ही एक नाम है। भुवनेश्वर का अर्थ है संसार के स्वामी। भगवान लिंगराज के रूप में भगवान शिव की उपस्थिति यहाँ होने के कारण भुवनेश्वर को भगवान शिव का शहर भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर कलिंग वास्तुकला की उत्कृष्टता का सर्वोच्च प्रतिनिधि है। इस भव्य और विशाल मंदिर के निर्माण का श्रेय सोमवंशी राजा वंश के राजा ययाति प्रथम को दिया जाता है। तो इस प्रकार हम दर्शन करके भी निकल चुके हैं और फोटो सेशन भी कर लिए हैं और अपने जो मोबाइल थे उसको कलेक्ट भी कर रहे हैं। आप भी ध्यान रखिए, अगर आप होटल्स में अगर मोबाइल को रख के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम आगे बढ़ चुके हैं पुरी की तरफ। भुवनेश्वर पुरी से जस्ट लगा ही हुआ है। पुरी यहाँ से 50 to 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये खूबसूरत सा सड़क है जिसके दोनों तरफ वृक्ष लगाए गए हैं और देखिए यहाँ से अब पूरी 42 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। वेलकम टू पुरी लिखा हुआ ये बोर्ड आपको सही दिशा का ज्ञान कराएगा। और देखते ही देखते पुरी भी आ गया और ये रहा पुरी का बस स्टैंड, बहुत ही सुंदर जो टेम्पल सा लगता है। और ये रहा फुट ओवरब्रिज, जो पैदल यात्री होते हैं बस से जो उतर के इस हाईवे तक आ सकते हैं उनके लिए। और हम आगे अब बढ़ रहे हैं। पुरी शहर भी आ ही गया है लगभग। अब ये जो ब्रिज है अभी अभी नया बना है। ये ब्रिज शायद जो मंदिर और जो ग्रैंड स्ट्रीट है जो आगे मैं अभी दिखाऊंगा वहाँ तक ये जो नया ब्रिज है ये ले जाएगा आपको। ये ओल्ड पुरी से ना होते हुए हम नए पुरी की तरफ यानी बीच एरिया से एंटर कर रहे हैं और खूबसूरत सी बीच और 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार होटल्स को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं खूबसूरत सा बंगाल की खाड़ी का समुद्र और मेरे लेफ़्ट साइड में है यहाँ के खूबसूरत 5 स्टार होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, जो यहाँ पे अभी अभी कुछ नवनिर्माण है, कुछ निर्माणाधीन है और कुछ अभी कंप्लीट हो चुके हैं। और ये रहा अब ओल्ड एरिया। यहाँ इस लाइट हाउस है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पुरी में आप कभी भी आएँ तो किसी को बताना हो कि मैं कहाँ हूँ तो लाइट हाउस, सी बीच ये सब है। तो कुछ देर बिताते हैं यहाँ पे। यहाँ पे शाम को बहुत सुंदर मार्केट लगता है जहाँ पे लोकल सामान मिलेंगे, हैंडलूम, उड़ीसा साड़ी, मतलब बहुत कुछ जो भी लोकल मिलता है यहाँ पे। ये है पुरी का बीच, गोल्डन बीच के आसपास हैं हम लोग अभी। और थोड़ी देर यहाँ पे रहने के बाद हम आगे और बढ़ेंगे। और यहाँ पे है बहुत क्राउड, शाम होते ही यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। सवेरे सनराइज़ में, इवनिंग सनसेट के टाइम भी यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। तो अगर आप भीड़ से थोड़ा हट के अपना एंजॉय करना चाहते हैं तो जो कोणार्क और पुरी के बीच में जो कुछ स्पेस में भी आपको थोड़े थोड़े बीच के एरिया मिलते हैं, उस बीच में भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कोणार्क और वहाँ पे चंद्रभागा बीच पे हम आपको दिखाएंगे। तो ये रहा बीच का ये रास्ता, मतलब पुरी से कोणार्क के बीच का रास्ता है ये। खूबसूरत जंगल सा आपको फील होगा और सड़क बहुत ही अच्छा है। मैं रायपुर से यहाँ तक आ गया हूँ, आपको सड़कें बहुत ही अच्छी मिलेंगी, भले कहीं पे नैरो हो सकती है, कहीं पे चौड़ी हो सकती है। और आ चुके हैं हम चंद्रभागा बीच। यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड कम था तो हम यहीं पे ही जो बीच का एंजॉय करना था, हमने बीच को जो मज़ा लेना है वो हमने इसी जगह पे लिया।
पूरी फैमिली आ चुकी है और सब बीच पे अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कोई नहा रहा है, कोई बैठ के आनंद ले रहा है। आप भी आ सकते हैं। घंटों कब समय आपका व्यतीत होगा पता भी नहीं चलेगा। खूबसूरत बीच। तो मानसून लगभग आने ही वाला है, तो जो समुद्र की ज्वार भाटा लहरें हैं ये थोड़ी बढ़ चुकी हैं। पानी थोड़ा सा मटमैला है, झाग ज़्यादा है क्योंकि मानसून आने वाला है। और खूबसूरत सा ये चंद्रभागा बीच, यहाँ पे भी सनराइज़ और सनसेट के लिए आते हैं लोग सुबह और शाम। आप भी मेरे वीडियो के माध्यम से समुद्र की इन लहरों को और हवाओं को महसूस कीजिए। तो मैं कुछ देर विराम करता हूँ और आप इन समुद्र की लहरों को आवाज़ को सुनिए। जहाज की तरफ देखो, जहाज की तरफ देखो। वो सामने दिख रहा है मछुआरों का जहाज है। जहाज नहीं बोल सकते, छोटा छोटा बोट है जिसको कितने कठिनाइयों के द्वारा ये जो लहर दिख रहा है यहीं से ही ये एंटर करते हैं। आप जब आएंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि कितनी कठिनाइयों से यहाँ पे मछुआरे अपना सी फूड जो है समुद्री जंतुओं को निकालते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा शाम बढ़ते ही ज्वार भी बढ़ रहा था और खूबसूरत सा बीच का ये नज़ारा। और मेरा परिवार इसको कितने अच्छे तरीके से आनंद के साथ इसको महसूस कर रहा है। तो आप भी जब आएँ तो अपने परिवार के साथ ऐसे ही बीच का आनंद लीजिए, समुद्र का आनंद लीजिए, पानी का आनंद लीजिए। अपने बिज़ी स्केड्यूल से बाहर निकल के फैमिली के साथ। और ये रहा मेरे परिवार के साथ एक वीडियो शूट, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अब आज रात तो यहीं पुरी में चंद्रभागा के पास रुकते हैं। रुकने के बाद अब हम कल फिर से जाएंगे पुरी टेम्पल के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिन है आज तीसरा और अब हम आ चुके हैं पुरी के मल्टी लेवल पार्किंग में। जब भी आप ध्यान रखिए कि आएंगे तो अपने कार को सेफ जगह पे रखना। यहाँ पे बहुत बड़ा टास्क है। पुरी में बहुत कंजेस्टेड स्ट्रीट है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेस्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बना के रखा हुआ है। तो अपने गाड़ी को लाइए, यहाँ पे सुरक्षित रखिए। कुछ पैसे लगते हैं बट सेफ़ रहेगा आपकी गाड़ी। और यहाँ से गवर्नमेंट के ही द्वारा ई रिक्शास का भी उपलब्ध कराया गया है, जो यहाँ पे गाड़ी को रखने के बाद सीधा आपको मेन टेंपल तक ले जाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मैं भी चलता हूँ और ये शहर के नज़ारे आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाता जाता हूँ। तो ये खूबसूरत सा शहर और बहुत ही चौड़े सड़क है। यही है मेन ग्रैंड स्ट्रीट जिस पे जगन्नाथ प्रभु की यात्रा निकलती है। और इस यात्रा के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो नेशनल टेलीविज़न में टेलीकास्ट होता है दूरदर्शन पे हर साल। और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं खूबसूरत सा ये मंदिर और यहाँ की सड़कें, जैसे बनारस में हुआ है कॉरिडोर एक ही कलर पे सारे बिल्डिंग्स शॉप्स को कर दिया गया है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी सारे बिल्डिंग्स और शॉप्स, छोटे वेंडर्स, इन सब को एक ही कलर पे रंगा गया है। एक इक्वालिटी दिखती है, बहुत ही खूबसूरत अब लग रहा है। यहाँ पे ये पुराने बिल्डिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग को हम कार रखे हैं उसका नाम है पुरुषोत्तम मल्टी लेवल कार पार्किंग। और खूब ऐसे ही पुराने बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कुछ धर्मशाला तो मैंने देखे हैं अंग्रेज़ों से भी पुराने ज़माने के हैं। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के पास और ये रहा वो इमारती लकड़ी जिसके द्वारा रथ का निर्माण किया जाता है। ये कुछ विशिष्ट प्रकार की लकड़ियाँ हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ नीम और हाँसी के पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन पेड़ों का चयन भी एक खास समिति करती है जिसका गठन जगन्नाथ मंदिर करता है। इनका काम नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान करना है। खास बात यह है कि रथ बनाने में कील या कांटे का या किसी और धातु का इस्तेमाल नहीं होता। हर साल कुछ तय परिवारों के सदस्य ही इसका निर्माण करते हैं। ये लोग इस काम में किसी मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। इनमें से कई लोगों को तो औपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं मिली होती है। ये लोग पूर्वजों से मिले ज्ञान के आधार पर हर साल सटीक, ऊंचे और मजबूत रथ बनाते जाते हैं, जैसे कि आप ये रथ देख रहे हैं। और ये मेरी भी खुशकिस्मती थी कि मैं इसी निर्माण के समय में आया हूँ, आप देख सकते हैं। और ये सब वही बहुत पुराने लोग हैं जिन्होंने
जिनके पूर्वज काम करते आ रहे हैं और उन्हीं की संतानें हैं जो आज इसी काम को कर रही हैं। लकड़ी का ये काम जो रथ निर्माण के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप देख सकते हैं भीड़ अभी से है, न जाने रथ यात्रा तक कितना भीड़ बढ़ जाएगा। और आप देख रहे हैं ये रथ का निर्माण जब इसमें रंग रोगन होगा तो ये कितना खूबसूरत लगेगा। मंदिर प्रांगण के बस सामने ही यहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। बहुत सारे मीडिया पत्रकार भाई भी यहाँ पे आए हुए हैं जो इसका इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ के लोगों का। और आस्था तो इतनी है कि जो छोटे छोटे लकड़ी हैं उसको भी लोग उठाने की कोशिश करते हैं और उसका भी इतना आस्था रखते हैं कि उसके भी प्रणाम करते हैं। और मैं आगे बढ़ता हूँ और आप देख रहे हैं कि गर्मी खूब पड़ रही है। तो आप देखे होंगे मेरे वीडियो में कि स्प्रिंकलर के द्वारा पानी को स्प्रे किया जा रहा है और नीचे जो कारपेट लगा है इसे भी भिगोया जा रहा है ताकि आगंतुकों को गर्मी ना लगे, पैर किसी के ना जलें। क्योंकि हमने तो अभी फुटवेयर पहने हुए हैं, बट कुछ लोगों का आस्था इतना वो रहता है कि इस प्रांगण में भी वो खाली पैर चलना चाहते हैं। तो इस मंदिर में भी कैमरा और मोबाइल तो अलाउ नहीं है। अंदर का वीडियो तो हम बना नहीं सकते हैं, पर बाहर से ही सही आप जितना है देख लीजिए, क्योंकि अंदर के लिए तो आपको इसी प्रभु के धाम आना ही पड़ेगा। तो ये रहा खूबसूरत सा ये नया प्रांगण कॉरिडोर जो अभी अभी इसका निर्माण हुआ है। पहले ये सामने जो पूर्वमुखी गेट है यही बस खुला रहता था, अभी तो इसके चारों दिशाओं के गेट को भी खोल दिया गया है। और हमारे साथ जो बच्ची आई है उसका आज मुंडन संस्कार भी था। बच्ची या कोई भी बच्चे हों ऐसे समय पे रोते हैं, लेकिन ये बच्ची कितनी शांतिपूर्वक जैसे इसको अच्छा लग रहा है। और यह बहुत समझदार सी बच्ची है जो मुंडन होने के टाइम में भी रो नहीं रही है। और धीरे धीरे ये मुंडन का जो संस्कार है ये कंप्लीट हो गया और इनके उतरे हुए केशों को कल आगे एक जो नदी पड़ेगी उसमें हम इसे विसर्जित कर देंगे। और कुछ ही देर में बच्ची के मुंडन संस्कार के बाद अब हम आगे मंदिर के प्रांगण में मंदिर के तरफ बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आगे अब चलते हैं, क्योंकि मुंडन संस्कार अब हो चुका है। देखिए बच्ची जो है वो अभी बालों को अपने सर की तरफ हाथ फेरते हुए छूने की कोशिश कर रही है कि मेरे बाल कहाँ गए। रो नहीं रही है, बस थोड़ा एक अनकंफर्टेबल सा उसको फील हो रहा है कि मेरे बाल गए तो गए कहाँ। और यहाँ पे गर्मी बहुत है तो आप देख सकते हैं अब भी बच्ची को नहलाया जाएगा। और हम इसी प्रांगण जो अभी नया बना हुआ है इसके चारों तरफ अभी भ्रमण कर रहे हैं, घूम के देख रहे हैं। और गर्मी इतनी है कि मतलब बर्दाश्त से बाहर है, पर फिर भी इतने अच्छे जगह पे आने के बाद मन कहाँ करता है ये सब चीज़ों के लिए, ध्यान नहीं रहता है। वो तो हम अपने घर आने के ध्यान लगता है कि क्या क्या चीज़ें था, बारिश हुई, गर्मी हुई, ठंड पड़ी, जो भी है। और इसके बाद नए वस्त्र पहनाकर हम आगे मंदिर की तरफ चलेंगे। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए, वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। दर्शन करने के बाद अब हमारे भी भोजन का वक्त हो गया था। अब पुरी में नॉन वेज फूड्स के रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये मंदिर के आसपास में प्योर वेज का भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। ये है यहाँ का एक प्रीमियम वेज रेस्टोरेंट जिसका नाम है ग्रैंड वेज रेस्टोरेंट। और ये मंदिर के जस्ट सामने में है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है यहाँ का मध्य मार्केट और मंदिर के जस्ट सामने में ही है। एक क्लासिक रॉयल थीम पे डिज़ाइन किया गया इस मंदिर के सामने में। और जो ये रेस्टोरेंट है इसके जो एक बालकनी है, यहाँ से एक फ़ोटो सेशन आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आता है। मंदिर के जस्ट सामने में ही है, जैसा कि मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये रहा प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर मेरे सामने में। और ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे भी खाने का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है। और जब भी आप आएंगे तो परिवार को ज़रूर लाएं। और समय बीतता गया और रात हो गई। रात में यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत था। सार्फी लाइट का प्रबंध किया गया है, जो इसकी गुंबज एरिया है इसको कितना सुंदर
और इन्हेंस कर देता है इसकी खूबसूरती को। और देख सकते हैं ये जो ध्वज है कितना सुंदर हवा में लाइट की रोशनी में और भी बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो आज है दिन अब चौथा और हम अब जा रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में यानी सन टेम्पल में। तो उससे पहले जो मैंने कल बात किया था कि आज वो बच्ची के जो केश हैं इनको ठंडा किया जाएगा और मेरे विवाह के समय भी कुछ पूजा पाठ की सामग्री था, इसको आज यहाँ पे ये महानदी की एक छोटी शाखा है जो आगे जाके समुद्र में एक डेल्टा का निर्माण करती है, यहीं पे इसे विसर्जित किया गया। तो आप देख रहे हैं ये है नदी जो कि पड़ेगा आपको पुरी और कोणार्क के बीच में। छोटी सी नदी है और ऐसे ही छोटी छोटी नदियाँ महानदी आगे जाके जो अपना विकराल रूप है इन्हीं छोटी छोटी नदियों के माध्यम से उसे शांत करती है और समुद्र में विलीन हो जाती है। तो ये रहा ये नदी का एक दृश्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं कोणार्क सूर्य मंदिर और मंदिर जाने से पहले आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा जो कि है 20 रुपीज़ का। तो ये सूर्य मंदिर जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि यह मंदिर है, पर यहाँ पे किसी प्रकार की पूजा पाठ की गतिविधियाँ नहीं होती है। आज की डेट में ये एक दर्शनीय स्थल है। अगर आपको इंटरेस्ट है पुरातात्विक चीज़ों में, पुराने चीज़ों में, स्कल्पचर देखने में, मूर्ति देखने में और आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने में, तो आपके लिए ये एक जन्नत से कम नहीं है। जब भी आप आएंगे पुरी तो इसका एक विज़िट एक दिन के लिए ज़रूर रखिए। बहुत ही बड़ा सा मंदिर प्रांगण है ये और इस मंदिर के बारे में मैं कुछ जानकारियाँ बताता हूँ। कोणार्क भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक नगर है। यह जगन्नाथ मंदिर से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व समुद्र तट पर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 जोड़ी विशाल पहिए लगे हैं और इसे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींच रहे हैं। जितनी सुंदर कल्पना है, रचना भी उतना ही भव्य है। मंदिर की वास्तु और मूर्ति कला के समन्वय के लिए अद्वितीय है और उड़ीसा की वास्तु और मूर्ति कलाओं की चरम सीमा को प्रदर्शित करता है। एक शब्द में यह भारतीय स्थापत्य की महत्तम विभूतियों में से एक है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी यानी 1238 से 1264 ईस्वी में किया गया था। कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों पर जीत के बाद राजा नरसिंह देव को कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन 15वीं शताब्दी में इस मंदिर में आक्रमणकारियों ने लूटपाट मचा दी और यहाँ स्थापित मूर्ति को बचाने के लिए पुजारियों ने उसे पुरी में ले जाकर रख दिया था। इस समय पूरा मंदिर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका था। धीरे धीरे पूरा मंदिर रेत से ढक गया था। फिर 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन में रेस्टोरेशंस का काम प्रारंभ हुआ और उसी दौरान सूर्य मंदिर की खोज की गई। सूर्य मंदिर क्यों खास है? इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए मौजूद हैं जिसे 7 घोड़े रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। यह 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं और 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे को बताते हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों का भी प्रतीक है। इस रथ का आकार मंदिर में 8 ताड़ियाँ भी हैं जो दिन के 8 प्रहर को दर्शाते हैं। यहाँ की सूर्य मूर्ति को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, इसलिए इस मंदिर में कोई भी देव मूर्ति मौजूद नहीं है। यह मंदिर समय की गति को दर्शाता है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर में प्रवेश द्वार पर पड़ती है। इस मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित भी किया गया है। कोणार्क सूर्यपथ के प्रसार के इतिहास की अमूल्य कड़ी है, जिसका उदय 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में हुआ, अंततः पूर्वी भारत के तटों पर पहुंच गया।
समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पगोड़ा कहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह जहाज़ों को किनारे की ओर आकर्षित करता है और उनको नष्ट कर देता है। तो ऐसा है ये सूर्य मंदिर। आप भी अपने परिवार के साथ आएँ तो बिल्कुल एक छाता, टोपी, पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत रहती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो मेघ और बारिश दोनों आपको मिल सकते हैं और मौसम खुशनुमा हो भी सकता है, पर अधिकतर आपको यहाँ पे गर्मी ही मिलेगी। तो इस हिसाब से आप तैयारी करके आएँ। तो आज का दिन हुआ समाप्त और अब हम निकल गए हैं अपने शहर के तरफ, यानी छत्तीसगढ़, रायपुर और बिलासपुर के लिए। और उड़ीसा को अब हम अलविदा कहने वाले हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं कटक। कटक से लगा हुआ है ये जो महानदी और यहाँ का ये चेक डैम। देखिए खूबसूरत नज़ारा ये इस महानदी का। और ये जो डैम है यहीं पे पानी को बांध कर कटक और भुवनेश्वर के लिए केनाल के माध्यम से पीने की पानी की व्यवस्था दोनों महानगरों में की जाती है। खूबसूरत ये सामने मेरे बादल का सीन, जहाँ पे बारिश दूर पे कहीं हो रहा है ये दिख रहा है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। विदा लेते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है। ये 3 दिन हमने कैसे बिताए बिल्कुल पता भी नहीं चला। और अपने साधन से आने से होता है ये कि हम किसी भी जगह रुक सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया अपने साधन से रुकने की बात, तो कटक से आगे ही पहुँचे ही थे कि खूबसूरत सा एक व्यू पॉइंट आया। ये छोटी सी पहाड़ी के पास है हिल व्यू रिज़ॉर्ट, जो कि है एक उड़ीसी फिल्म स्टार का, और जो कि खूबसूरत सी वादियों के बीच में है। आप जब भी कटक भुवनेश्वर से संबलपुर आएंगे तो इस हाईवे के बीच में आपको ये व्यू पॉइंट दिख जाएगा। यहाँ पे चाय बहुत फेमस है। जिसने चाय बना के हमें दिया उसने हमें ये सब जानकारी बताई। ये हिल व्यू रिज़ॉर्ट, आप जब भी आएँ तो यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए कुछ समय व्यतीत कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे कुछ रील्स, वीडियो शॉर्ट्स यहाँ पे कुछ बनाए हैं और परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत किया। समय पता ही नहीं चला, 1 से 1.5 घंटे हमने यहाँ पे समय व्यतीत कर लिया था। और देखते ही देखते चाय भी बन गया। आप देख सकते हैं इन्होंने कप और प्लेट में बहुत साफ़ सुथरे ढंग से, अभी तक मेरे उड़ीसा ट्रिप में मुझे इतना क्लीन और साफ़ सुथरा किसी भी प्लेट पे परोसा नहीं गया था। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे आइए, आपको प्रीमियम लेवल की एक सर्विंग फील होगी। तो चाय बहुत ही अच्छा था। मैं तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा इस चाय के लिए। चाय पीने के बाद अब हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है और हम बढ़ने से पहले एक फैमिली फ़ोटो लिए और फैमिली फ़ोटो के बाद एक छोटा सा फैमिली ग्रुप क्लिप और हमारी ये दोनों कारें जो हमारा इतना लंबा साथ दिया। और साथ ही साथ अब उड़ीसा की विदाई हो रही है और धीरे धीरे हम अपने आगे गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं। ये वही पहाड़ियाँ और ये खूबसूरत सा जंगल, और समय 3 दिन कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। और जब भी आप आएँ तो मेरा यही मानना है कि अपने साधन से आएँ तो आप बहुत जगहों को आप देख पाएंगे और छोटी छोटी जो खूबसूरत जगहें हैं ये आपका मन मोह लेंगी, क्योंकि आप अपने मन मुताबिक रुक सकते हैं। दोनों ही साधनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आपको अपने साधन से आने के लिए एक अच्छे ड्राइवर या खुद अब आप जब गाड़ी चलाते हैं तो अच्छी सी एक ड्राइविंग आनी चाहिए। अगर आप 3 से 4 घंटा कंटिन्यू सफ़र कर सकते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं देता हूँ अपने शब्दों को विराम। खूबसूरत से इन रास्तों के नज़ारों को आपके पास छोड़ते हुए मैं लेता हूँ अब अलविदा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही पारिवारिक फैमिली टूरिंग ब्लॉग के लिए। और हम अपने चैनल पे कुछ एंटरटेनिंग वीडियो भी बनाते हैं, फूड से रिलेटेड भी वीडियो अब धीरे धीरे अपलोड होता चले जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस तरह हम रायपुर भी अब पहुंच चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए।